स्टेटर का इनपुट, उसके बाद इसमें लॉस कौन सा हो रहा है, स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर कोर लॉस, है ना, स्टेटर के कॉपर और कोर दोनों लॉस, है ना। देखो यहां से आगे चले गए हम लोग, पीछे आते हैं, ये रहा इनपुट गया, इनपुट में से ये लॉस और ये वाला लॉस, है ना, एक कॉपर लॉस है, दूसरा क्या है, कोर लॉस है। फिर क्या मिलेगा हमें, एयर गैप पावर, इसको क्या बोलते हैं, एयर गैप पावर। उसके बाद क्या मिलेगा, अगर इसमें से एयर गैप पावर में से आरसीएल मतलब रोटर कॉपर लॉस हटा देंगे तो क्या मिलेगा, डेवलप पावर मिलेगा। जैसा कि मैंने यहां बताया, देखो पीजी में से ये हटा दो तो क्या मिला हमें, पीडी मिला। पीडी मिल चुका है, डेवलप पावर मिल चुका है। अब ये जो शाफ्ट इलोंगेट हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी हो रहे होंगे, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस को अगर पीडी में से मैकेनिकल लॉसेस माइनस कर देंगे तो हमें आउटपुट या फिर शाफ्ट पावर मिल जाएगा, या फिर शाफ्ट पावर मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, एस्टिमेट भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि काम करते, कोर लॉस को उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, स्टेटर कॉपर लॉस, है ना, स्टेटर कॉपर लॉस रहेगा। तो पी इनपुट माइनस स्टेटर कॉपर लॉस, देन पीजी, देन आरसीएल माइनस करेंगे पीडी, और हम लोगों ने इस बार मैकेनिकल लॉसेस और स्टेटर कोर लॉस दोनों को यहां पर टक दिया, जिसको कंबाइंडली क्या बोलेंगे हम लोग, रोटेशनल लॉस। देन हमें आउटपुट पावर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई। अब आपका बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्लो चार्ट यूज करना है कि ये भी यूज करना है। तो पहली चीज तो ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक बात का है, स्टेटर कोर लॉस का, स्टेटर कोर लॉस का डिफरेंस है। तो स्टेटर कोर लॉस कभी यहां पे भी यूज होगा, कभी यहां पे भी यूज होगा। अब ये पता कैसे, बाकी किसी में तो चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये पता लगेगा आपको क्वेश्चन के देने के तरीके से। तो फुल कोर्स में मैंने इनफ क्वेश्चंस करवाए हैं जहां से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन के पूछने के इंटेंशन से आपको ये चीज पता लग जाएगी कि हमें कोर लॉस यहां यूज करना है कि यहां पे यूज करना है। सपोज करो आपको दे दिया कि स्टेटर लॉस, कोई भी कुछ भी नहीं बोला, कॉपर लॉस कोर लॉस कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्टली बोल दिया स्टेटर लॉस, तब तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। स्टेटर लॉस का मतलब है कि सारे लॉस यहीं पे कंसिडर कर ली। कई बार आपको बोलेगा कि रोटेशनल लॉस इतने हिसाब, क्या बोल दिया आपको, रोटेशनल लॉस इतने, तो रोटेशनल लॉस है, इसका मतलब क्या है कि इस रोटेशनल लॉस के अंदर स्टेटर कोर लॉस भी आ चुका है। कभी आपको बोलेगा कि स्टेटर कॉपर लॉस भी दे रखा है, स्टेटर कोर लॉस भी दे रखा है, और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस भी दे रखा है, अलग अलग दे रखे, तीनों के तीनों अलग अलग दे रखे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम कोर लॉस को यहां पर भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके से सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्टेटर इनपुट। स्टेटर इनपुट मतलब V1 I1 cos phi VI cos phi, और M क्या है, फेज। अगर 3 फेज की बात हो रही है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दे, M इक्वल टू 3 रख देंगे, और सिंगल फेज का होगा तो M इक्वल टू 1 रख देंगे। खैर सिंगल फेज इंडक्शन मशीन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट ये M क्या है, 3 फेज का नोटेशन है। ठीक है, तो M क्या है, 3 फेज यूज कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये V1 I1 cos phi क्या है, सिंगल फेज, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट जो है हमारा ये पर फेज डायग्राम, क्या है ये, पर फेज डायग्राम। चलो स्टेटर कॉपर लॉस क्या होगा, M इंटू I1 का स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर R1, स्टेटर कॉपर लॉस। स्टेटर कोर लॉस क्या होगा, स्टेटर कोर लॉस देखो यहाँ पे E1, ये वोल्टेज E1 कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे E1 डिवाइडेड बाय R, है ना, E1 का स्क्वायर V स्क्वायर बाय RW, तो ये क्या आ गया आपका, स्टेटर कोर लॉस आ गया। उसके बाद एयर गैप पावर कहां आ रहा है, एयर गैप पावर R2 by S में जाने वाला पावर, तो I स्क्वायर इंटू R2 by S, M लगा दिया। अच्छा स्टेटर कोर लॉस में M मत लगा देना, है ना, कोर लॉस तो अल्टीमेटली पूरे का होगा, है ना, पर फेज का नहीं होता, बाकी सब में पर फेज चलेगा। तो एयर गैप पावर में क्या करोगे, I2 स्क्वायर इंटू R2 by S। उसके बाद रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस अभी हमने देखा कि रोटर कॉपर लॉस R2 को अलग कर दो तो रोटर कॉपर लॉस है, वो लिख दिया हमने, रोटर कॉपर लॉस लिख दिया। उसके बाद डेवलप मैकेनिकल पावर क्या होगा, मैकेनिकल पावर को भी देखो हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, ये मैकेनिकल पावर, डेवलप मैकेनिकल पावर, तो ये कितना हो जाएगा, M I2 का स्क्वायर इंटू R2 1 माइनस S बाय S। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेवलप मैकेनिकल पावर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग PD से, डेवलप मैकेनिकल पावर। देन आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, PD माइनस मैकेनिकल लॉसेस, तो ये क्या हो गया हमारा आउटपुट, या जिसको हम लोग शाफ्ट पावर भी बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका देखो पीजी इक्वल टू, यहां पे आप देखिएगा इन दोनों रिलेशन को देखिए, पीजी और रोटर कॉपर लॉस, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, कुछ डिफरेंस या फिर कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही है,
तो सपोज करो ये ऊपर ऊपर वाला एस को अगर मैं छोड़ दूं तो ये ऊपर ऊपर वाला क्या दिख रहा है मुझे, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, देखो सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, पीजी इक्वल टू ऊपर वाली टर्म को रोटर कॉपर लॉस लिख दूं डिवाइडेड बाय एस, तो जिससे मुझे रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इंटू पीजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज से आप क्या ध्यान रखोगे, रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू एस इंटू पीजी। नेक्स्ट है आपका, देखो डेवलप पावर पीजी में से, है ना, एयर गैप पावर में से रोटर कॉपर लॉस चले जाएगा तो क्या बचेगा, पीडी बचेगा, है ना। पीजी में से रोटर कॉपर लॉस माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पीडी बचेगा। क्या बचेगा, पीडी बचेगा। तो इसका मतलब है कि यहां से पीजी को कॉमन ले लो, पीडी इक्वल टू पीजी 1 माइनस एस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका टॉर्क, डेवलप टॉर्क की बात करेंगे तो पावर अपॉन ओमेगा, मतलब स्पीड आपका, है ना, रेडियन पर सेकंड में, तो पीडी डिवाइडेड बाय ओमेगा आर, तो ये आपका डेवलप टॉर्क हो जाएगा। अच्छा, यहां पे पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस लिखोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो, सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे देखिएगा, पीडी को क्या लिख सकता हूं मैं, पीडी को लिख सकता हूं पीजी 1 माइनस एस, और ओमेगा आर को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा एस 1 माइनस एस, है ना। भाई आप ऐसा लिख सकते हो ना, एनआर इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस, तो ये आरपीएम में था, तो क्या मैं एस में रेडियन में भी तो लिख सकता हूं ना, ऐसा क्या दिक्कत है ना। और ओमेगा आर इक्वल टू कितना है, 2 पाई एनआर बाय 60, और ओमेगा एस कितना है, 2 पाई एनएस बाय 60, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस एस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, पीजी बाय ओमेगा एस। तो दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा, ठीक है। देन शार्प टॉर्क में नीचे क्या यूज करने का, ओमेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कई बार भूल जाते हैं हम ओमेगा एस लिखें कि ओमेगा आर लिखें। तो आपको क्या करना है, डेवलप के साथ में लिखोगे तो ओमेगा आर, पीजी मतलब कि ये अंदर की बात हो रही है तो वहां पे आपको ओमेगा एस लिखना है, ठीक है। देन आप एफिशिएंसी के फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100%, या फिर इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100%, या फिर आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, है ना, तो वो भी कर सकते हो। तो 3 फॉर्मूले एफिशिएंसी के होते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एक स्लाइड पे मैंने सारे फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे की सारी चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक फॉर्मूला काम का है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम इसी बेसिस पे एक आध क्वेश्चन जो कि पिछले 5 सालों में आया वो भी करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर भी कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, गेट 2019 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। The parameter of an equivalent circuit of a 3-phase induction motor affected by reducing the reducing the RMS value of the supply voltage at the rated frequency. फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रेटेड। और वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, VRMS को क्या कर रहे हैं आप, चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या ऑप्शन है, स्टेटर रेजिस्टेंस, रोटर लीकेज रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रोटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रेजिस्टेंस है, तो ये तो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी होते हैं। आपने ये जो इक्विवेलेंट सर्किट देखा है ना, यहाँ पे देखिएगा इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट R2/S भी हम लोग बाद में जाके लेके आए। शुरुआत में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था ना हम लोगों ने फुल कोर्सेस में, वो इस तरीके से बनाया था। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R2 और ये था S इंटू X2, इस तरीके से बनाया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस S को यहाँ से रिप्लेस करके इसके अंदर लेके आए थे। पूरा डेरिवेशन है ना, उस तरीके से। तो पहला डायग्राम यही बना था हमारा, क्योंकि रोटर का रिएक्टेंस है वो क्या था, S इंटू X2 था ना। तो पहले ये डायग्राम बना था, उससे फिर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करते हुए ये लेके आए थे। अप्रोक्सीमेट भी नहीं किया था हम लोगों ने असल में, कि वहां पर एक मैथमेटिकल मॉडल लिया था और उससे फिर हम लोगों ने ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, देखिए सप्लाई वोल्टेज में अगर रिडक्शन होगा तो इसका मतलब ये इंड्यूस ईएमएफ में भी रिडक्शन होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। और इंड्यूस ईएमएफ में रिडक्शन अगर हुआ तो यहां पर ये अपना नॉट ये रोटर कॉपर लॉस नहीं, ये वाला मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस में भी क्या होगा,
चेंजेस होगा। तो क्या चीज अफेक्ट होगी? बड़ा आसान सा आंसर है इसका कि यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ना तो स्टेटर रेजिस्टेंस होगा, रोटर लीकेज रिएक्टेंस भी नहीं होगा, R2 भी नहीं होगा और रोटर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पे? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होगा। तो ये जैसे हम लोगों ने OCSC के जो एक्सपेरिमेंट करे थे ट्रांसफार्मर में, है ना, वहां पर भी हम लोगों ने ओपन सर्किट में शंट ब्रांच है, तो शंट ब्रांच वोल्टेज से अफेक्ट करती है, बिल्कुल करेगी, है ना। तो इस वजह से वहां पे हम लोग मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, इस बार हमें कोर लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन में, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज से सिर्फ और सिर्फ ये वाला पैरामीटर हमारा अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिकल भी था, कई बार समझ नहीं पड़ती कौन सी चीजें क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेटेड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2021 में आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 22। The power input to a 500 volt 50 hertz 6 pole 3 phase induction motor running at a 975 rpm। देखो, अब इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन करने में आप इस चीज का ध्यान रखा करो, कैसे करना है। 500 वोल्ट ऐसे लिखते जाओ, 500 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज, ठीक है, ताकि ये डेटा हमारा यहाँ पे लिखा रहे 3 फेज और रनिंग एट, मतलब एनआर कितना है 975 आरपी। ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ पे लिखते गए। इज 40 किलोवाट, मतलब इनपुट पावर कितना है, इनपुट पावर है आपका 40 किलोवाट। 40 किलोवाट इज द इनपुट पावर। ठीक है, द टोटल स्टेटर लॉसेस आर 1 किलोवाट। टोटल स्टेटर लॉस का मतलब क्या है, कॉपर और कोर दोनों आ चुके हैं, तो हम ये बोलेंगे स्टेटर लॉस। स्टेटर लॉस ये कितना है 1 किलोवाट। ठीक है, इसमें टोटल आ गया है, टोटल मतलब कोर और कॉपर दोनों आ चुका है। इफ द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर, अच्छा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी दे रखा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस मतलब मैकेनिकल लॉसेस हमें दे रखे हैं कितने 2.025 किलोवाट। ठीक है, देन द एफिशिएंसी इज, चलो अब आपसे क्या पूछा है, एफिशिएंसी पूछा है। तो इनपुट पावर दे रखा है आपको, लॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एफिशिएंसी का अगर हम लोग आंसर लिखें या एफिशिएंसी के सॉल्व करें, तो एफिशिएंसी इक्वल टू पी इनपुट में से लॉसेस माइनस कर दो, लॉसेस डिवाइडेड बाय पी इनपुट इंटू 100%। तो इनपुट तो हमें कितना दे रखा, 40 किलोवाट दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस की बात है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर लॉसेस भी तो हमें दे रखे हैं, इन दोनों लॉसेस को ऐड कर देते हैं, यहाँ रख देंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। बट सिर्फ और सिर्फ ये दो ही लॉस दे रखे हैं, और कौन सा लॉस मिसिंग है यहाँ पे। अब देखो फ्लो चार्ट देखो, है ना, फ्लो चार्ट देखते हैं फटाफट, कहाँ गया हमारे पास फ्लो चार्ट था ना, ये रहा। अब बताओ इसमें क्या चीज मिसिंग है। टोटल स्टेटर लॉस आ चुके हैं, कोई बात नहीं, आ चुके हैं। रोटर कॉपर लॉस हमें मिसिंग है, फ्रिक्शन एंड विंडेज मैकेनिकल लॉस भी गिवन है। तो तीनों लॉसेस में से आपको क्या नहीं पता है, रोटर कॉपर लॉस नहीं पता है। एक बार रोटर कॉपर लॉस निकाल लिया तो काम हो जाएगा। और वो कैसे निकालना है, वो निकालने के लिए रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला कहां है, एस इंटू पीजी। चलो स्पीड दे रखी, स्लिप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। पीजी कैसे निकालेंगे, पीजी निकालना आसान है कि इनपुट पावर दे रखा है, स्टेटर माइनस कर दो तो पीजी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं फटाफट। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि यहां पे हमें क्या माइनस करना है, देखना पीजी में से पीजी कैसे निकलेगा, पीजी आ जाएगा आपका इनपुट में से आप स्टेटर लॉस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज तो क्वेश्चन करने के हिसाब से तो डायरेक्ट कर देते आप। तो पीजी इक्वल टू पी इनपुट कितना 40 माइनस 1 दैट इज 39 किलोवाट, दैट इज अवर पीजी। और एस कितना हो जाएगा 975 आरपीएम है, तो स्लिप कितना हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, और कितना है 6 पोल है 50 हर्ट्ज 1000 कर दो डायरेक्ट, तो एनएस कितना हो जाएगा 1000 माइनस 975 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100%। ठीक है, तो 1000 में से 975 चले जाएगा तो कितना बचेगा 25 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100, तो ये कैंसल, ये हो जाएगा आपका 2.5 नहीं 2.5 हाँ 2.5 परसेंटेज में, अच्छा परसेंटेज नहीं करने हैं तो 0.025, ओके, है ना, परसेंटेज नहीं करें तो 0.025।
क्योंकि बिना परसेंटेज में चाहिए हमें। तो रोटर कॉपर लॉस क्या आ जाएगा, रोटर कॉपर लॉस एस इंटू पीजी, एस इंटू पीजी। एस कितना है 0.05, 0.025 इंटू पीजी कितना है 39। तो कर लेते हैं फटाफट, ये आ जाएगा 0.025 इंटू 39, ये आ जाएगा आपका 0.975 रोटर कॉपर लॉस। बस अब फटाफट कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इनपुट पावर कितना है 40 किलोवाट में चल रहा है सारा का सारा मामला है ना, किलोवाट में। उसके बाद लॉसेस क्या क्या है आपके, 1 किलोवाट स्टेटर है, 0.975 रोटर कॉपर लॉस है, प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज कितना है 2.025, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100%। अब देखो गेट 2021 का क्वेश्चन है, जहां पर क्वेश्चन बनाने वाले को ये पता है कि आपके पास ये फिजिकल कैलसी नहीं वर्चुअल कैलकुलेटर है, तो वैल्यूज इस तरीके से दी है कि आप बड़ी आराम से सॉल्व कर लोगे, आप बड़ी आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये है 1, ये है 2, इतना वाला हिस्सा अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये 1 बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 40 माइनस 1 प्लस ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 1 है ना, और ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2 और 2 4 चले गया तो कितना हुआ 36, 40 में से 4 गया तो 36 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100%। तो ये आ जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय, या तो ऐसा भी कर सकते 4 ना 36 मतलब 90%। डायरेक्ट कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, रख दो इसको, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो 90% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन के तरीके से आपको पता चला कि कौन सा हमने पावर फ्लो चार्ट यूज किया, क्योंकि सारे टोटल स्टेटर लॉस बोल दिया तो इसका मतलब कोर और कॉपर एक ही साथ आ जाएगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज अलग से दिया, कोई रोटेशनल की बात नहीं करी है ना। तो पहला वाला हमने पावर फ्लो चार्ट लगा दिया, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर हमें तो ऐसे नहीं करना, हम तो आउटपुट और इस तरीके से जाएंगे। आप उससे भी जा सकते हो, बहुत सारे एफिशिएंसी के 3 फॉर्मूले, जिससे जाना उससे जा सकते हो, आउटपुट निकाल लो फिर वहां से चले जाओ, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।